हमारे शरीर में 5 ऐसे कोष हैं जिनसे हमें गुजर कर जाना ही पड़ता है। उन कोष के सहारे हम हर कार्य को करते हैं। अगर हम उन्हीं कोषों को अच्छे तरीके से समझ जाएं, अर्थात कि हमारे शरीर के 5 उन लेवलों को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, तो हम हर कार्य को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। हमारे शरीर की जो संरचना है उन 5 कोष से, यानी उन 5 लेवलों से होकर ही गुजरती है किसी भी कार्य को सिद्ध करना है तो। यानी कि कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हैं, अगर उनमें पूर्णता आपको सिद्धि हासिल करनी है, तो हमारे उन शरीर के 5 कोषों अर्थात कि उन 5 लेवलों से हमें गुजर कर जाना पड़ता है। हम इन 5 कोष शब्द का इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यह योग में प्रयोग किया जाता है, यानी योग में बोले जाने वाले शब्द को पंचकोश कहा जाता है। अब यह 5 कोष है क्या और इससे हम किसी भी कार्य को किस प्रकार से सिद्धि कर सकते हैं, इसे जानने से पहले हमें इनकी पूरी संरचना और इनकी पूरी हिस्ट्री को समझना होगा। देखिए, हमारे शरीर में जो पंच कोष हैं वो कौन कौन से हैं? अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। इसके बाद हम किसी भी कार्य को बहुत ही आसानी से सिद्ध कर सकते हैं अगर हम इन सभी कोषों को अच्छे तरीके से समझ जाएं। अन्नमय कोष क्या है? अन्नमय कोष हमारे इस स्थूल शरीर से वास्ता रखता है, अर्थात हमारे इस स्थूल शरीर यानी दिखने वाले शरीर से संपर्क रखता है। इसे अन्नमय कोष इसीलिए कहा जाता है क्योंकि शरीर को दिखने के लिए, शरीर को बचाए रखने के लिए हमें अन्न का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए इस कोष यानी इस शरीर को बचाने के लिए, इस शरीर को सुरक्षित रखने के लिए मुझे अन्न खाना पड़ेगा, अन्न का सहारा लेना पड़ेगा। इसीलिए इसका नाम अन्नमय कोष है, यानी अन्न से पोषित हुआ कोष ही अन्नमय कोष कहलाता है। इस शरीर का कार्य क्या है, यानी अन्नमय कोष का प्रधानता क्या है, यह किस पर अपना अधिकार, अपना वर्चस्व स्थापित कर सकता है? अन्नमय कोष मूलतः जुड़ा हुआ है इंद्रियों से, यानी जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रियां, इनसे जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर हमारा शरीर ही नहीं रहेगा तो हमारा यह पंच कोष भी नहीं रहेंगे, यानी 5 ज्ञान इंद्रियां भी नहीं रहेंगी जब हमारा शरीर ही नहीं रहेगा। तो अन्नमय कोष में सबसे ज्यादा प्रधान होता है, यानी स्थूल शरीर में सबसे ज्यादा प्रधान होता है ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति। यह तीनों शक्तियां मिलकर अन्नमय कोष को पोषित करती रहती हैं। लेकिन इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति बाकी और भी कोषों पर पूर्णतः आधारित हैं। उसे हम लोग जरा समझ लेते हैं। जब हम अन्नमय कोष को लांग कर, यानी पहले लेवल को समझकर दूसरे लेवल पर जाते हैं, यानी प्राणमय कोष पर जाते हैं, तो इसका मूल आधार हमारे प्राण से जुड़ा रहता है और इसका पूरा अधिकार श्वास क्रिया शक्ति पर ही होता है, यानी यह बिल्कुल श्वास की क्रिया पर आधारित है। जैसे जैसे हम अपने श्वास पर नियंत्रण करते जाएंगे, वैसे वैसे हम अपने प्राण पर नियंत्रण करते जाएंगे और वैसे वैसे हम अपने प्राणमय कोष को भी पोषित करते रहेंगे। यानी प्राणमय कोष में ऊर्जा देने के लिए हमें प्राण की जरूरत है और प्राण श्वासों से आता है। और श्वास अगर हम जितनी ज़्यादा लेंगे, जितनी अच्छी क्वालिटी में लेंगे, जितनी नियमित तरीके से लेंगे, उतना ज़्यादा हमारा प्राणमय कोष पोषित होता रहेगा। इसको पार करने के बाद मनोमय कोष आता है। मनोमय कोष हमारे मन से ताल्लुक रखता है, यानी हम जो सोचते हैं, हम जो विचार करते हैं, जो भी घटना हमारे मन से होती है, उन सभी पर अधिकार मनमय कोष का होता है। यह हमारे संस्कार शक्ति पर निर्भर करता है। संस्कार है उसकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। इसे हम आगे विस्तार से आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से संस्कार, इच्छा शक्ति हमारे ऊपर काबू करता है किसी कार्य में। इसके बाद आता है विज्ञानमय कोष। विज्ञानमय कोष मूलतः हमारे बुद्धि से जुड़ा हुआ है, यानी कि जिस प्रकार से बुद्धि हमें निर्देश देता है उसी तरीके से हमारा विज्ञानमय कोष भी पोषित होता रहता है। यानी बुद्धि का जितना ज्यादा आप प्रयोग करेंगे उतना ज्यादा हमारा विज्ञानमय कोष डेवलप होता जाएगा। इसमें निर्णय शक्ति और ज्ञान शक्ति प्रधान होता है, यानी कि अगर आपका बुद्धि तेज है तो आप निर्णय शक्ति और ज्ञान शक्ति में सबसे ज्यादा प्रधानता हासिल रहेंगे, यानी आप सबसे ज्यादा आगे रहेंगे इन चीजों में, निर्णय लेने में और किसी भी ज्ञान को अर्जित करने में। अंत में आता है आनंदमय कोष। आनंदमय कोष हमारे चित्त पर निर्भर करता है। अब यह चित्त क्या है, इसे भी हम विस्तृत तरीके से आपको समझाएंगे एक एग्जाम्पल के रूप में, बट अब समझते हैं कि इसका प्रधानता क्या है। जब हम चित्त में रहते हैं तो हम आनंद की ओर रहते हैं, यानी किसी भी कार्य में अगर हम चित्त में खो जाएं तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कोष में आनंद प्रधानता होती है, यानी आनंद शक्ति की प्रधानता होती है। इसे लोग चित्त शक्ति की प्रधानता भी मानते हैं। अब यह सभी कोष यानी यह सभी लेवल हमारे किसी कार्य में किस तरीके से भूमिका निभाते हैं उन्हें समझते हैं। देखिए, किसी भी कार्य को करने के लिए अगर आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले अपने शरीर को तैयार करना होगा उस पोजीशन में बैठाने के लिए या उस स्थिति को हासिल करने के लिए जिस स्थिति को आप करना चाहते हैं। यानी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ने के लिए आपको बैठना पड़ेगा,
बैठकर आपको किताब उठाना पड़ेगा या आप कॉपी भी उठा सकते हैं उसे लिखने के लिए, समझने के लिए। यानी सबसे पहले आपको अपने शरीर को सुधारना होगा, शरीर को एक्सेप्ट कराना होगा कि मुझे यह कार्य करना है। जब शरीर राजी हो जाएगा तब आपको अपने श्वासों को कंट्रोल करना आना चाहिए, यानी प्राणमय कोश को समझना होगा, जो कि हम आपको बता दिए हैं कि प्राणमय कोश हमारे प्राण से रिलेटेड है, यानी हमारे श्वासों से रिलेटेड है। जब आपका श्वास में उतल पुतल रहेगी, यानी मान लीजिए आप बुक पढ़ने बैठे हो, अब आप बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिए, लेकिन आपके श्वास में अगर चंचलता रहेगी तब आप बुक पढ़ नहीं पाएंगे, आपका विचार इधर उधर भटकता रहेगा, आप कुछ भी इधर उधर का सोचने लगेंगे। जितना ज़्यादा श्वास स्थिर रहेगा उतना ज़्यादा आपका विचार भी स्थिर रहेगा, और अगर आपका विचार स्थिर रहा तो मन भी स्थिर होने लगेगा और आप एक जगह कॉन्सेंट्रेट होकर किसी भी चीज़ को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ज़्यादातर लोग के साथ यही होता है, जब भी वह अपने शरीर को मना लेते हैं कि मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ कार्य करना है या मुझे जॉब पर जाना है, तब क्या होता है जब वह कार्य करने जाते हैं तब ऐन वक्त पर उनका मन विचलित होने लगता है, या कुछ समय बाद उनका मन विचलित होने लगता है। वह इसी कारण होता है कि जो हमारा श्वास है वह स्थिर नहीं है। जब हमारा श्वास स्थिर होने लगेगा तो अपने आप हमारी जो इच्छा है, यानी जो हमारे शरीर से जो इच्छा शक्ति जनरेट हुई है, वह हमारे प्राण शक्ति के आधार पर, यानी हमारे श्वासों के आधार पर एक जगह टिकने लगेगा। यह 2 लेवल पार करने के बाद मनोमय कोश आता है, यानी कि आपको शरीर को राजी तो करना ही होगा, इसके बाद प्राण को स्थिर करना होगा। स्थिर अर्थात चंचल प्राण नहीं होना चाहिए, एक आयाम में प्राण को चलना चाहिए। प्राण को आप स्थिर कर लिए। प्राण को स्थिर करने के लिए प्राणायाम की बहुत सी विधियां हैं। इसके बाद आता है मनोमय कोश, जो कि मन को स्थिर करना होता है। देखिए, अगर आपके पास ढेर सारे विचार हैं, श्वास स्थिर हो गया है। श्वास स्थिर इसीलिए किया जाता है कि ताकि हमें ढेर सारे विचार ना आए। लेकिन अगर आपका कुछ ऐसे विचार हैं जो श्वास के स्थिर ना होने पर भी आ रहे हैं, यानी आप ऐसा समझ लीजिए कि आपके घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, या आपके लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, या फिर आप किसी ऐसे सिचुएशन से घिरे हुए हैं जो कि आपके श्वास से कंट्रोल नहीं हो रहा है, उसे आपको मन को बाध्य करके कंट्रोल करना होगा। और वह मन को बाध्य करना ही मनमय कोश कहलाता है, यानी मन पर अपना अधिकार जमाना ही मनमय कोश कहलाता है। जब आप उस चीज़ को करने लगेंगे, उस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने लगेंगे, तब आप उस कार्य के एक सीमा पर बढ़ जाएंगे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि जब मनमय कोश को हम लोग काबू करना चाहते हैं, मन पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, तो बहुत लोग इसमें नाकामयाब हो जाते हैं, या बहुत लोगों का मन विचलित हो जाता है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनके वजह से वह उस कार्य को या उस चीज़ों को सह नहीं पाते हैं, और वह बार बार उनके दिमाग में, उनके मन में वह घटना घूमती रहती है और उनका मन हमेशा विचलित होते रहता है। तो इस परिस्थिति में आपको विज्ञानमय कोश का सहारा लेना चाहिए, यानी कि अपने एक लेवल आगे की सहारा लेना चाहिए। जब आप अपने एक लेवल आगे की सहारा लेंगे तो प्राणमय कोश और विज्ञानमय कोश दोनों मिलकर मनमय कोश को स्थिर कर देंगे, यानी आपके मन को एक जगह स्थिरता में ला देंगे। अब चौथा आता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश आपकी बुद्धि को एक दिशा देता है, बुद्धि का एक दायरा बढ़ा देता है। जब आप अपने शरीर को राजी कर लिए पढ़ने के लिए, प्राण को स्थिर कर लिए, मन को एकाग्र कर लिए, अब आता है कि जो आप पढ़ रहे हैं वह आपके बुद्धि में बहुत ही सीधे तरीके से प्रवेश करेगा। बुद्धि उस पढ़े हुए चीज़ को बहुत ही अच्छे से ग्रहण करेगी, जो कि आप हमेशा याद रख सकते हैं, अपने लाइफ में उस चीज़ों को हमेशा प्रयोग में ले सकते हैं अगर आप इन पोजीशनों से होकर आए हैं। अक्सर आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप कोई भी चीज़ याद करते हैं लेकिन वह लंबे समय तक याद नहीं रह पाता है। उसका कारण यही होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप, यानी हम लेवल वाइज लेवल नहीं बढ़ते हैं। अगर हम इन लेवलों को पार करते हुए आगे आएँ तो हमारे बुद्धि में बैठा हुआ हर चीज़ हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और इसका प्रधानता भी ज्ञान शक्ति है, यानी कि बुद्धि में जो भी चीज़ आएगा हमारा ज्ञान अपने आप बढ़ता जाएगा। और अंत में आता है आनंदमय कोश, जो कि चित्त का मालिक है। आनंदमय कोश क्या होता है? जब अब पूर्णतः आपको ज्ञान अर्जित होने लगे, आप इन चारों कोशों को अच्छे तरीके से समझने लगे, अब आपको समझने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आपको सतह रूप में आनंदमय कोश का अनुभव होने लगेगा। यह बहुत लोगों ने किया होगा। जैसे मान लीजिए आप कोई कार्य करते हैं,
लगातार 1 साल 1.5 साल उस कार्य को करते हैं, एक समय बाद ऐसा आता है कि उस कार्य में आपको आनंद आने लगता है। उस कार्य को अगर आप नहीं करेंगे तो आप बेचैन हो जाएंगे, आपको अजीब सा लगने लगेगा, और उस कार्य में आपको इतना मज़ा आता है कि उस कार्य में आप रम जाते हैं। सभी लोग बोलते हैं यह कार्य इससे बढ़िया कोई नहीं कर सकता है। वह कार्य आपके लिए चुटकियों वाला होता है, क्योंकि आपको उस कार्य में इतना ज़्यादा मज़ा आने लगा है कि अब वह कार्य आपके बाएं हाथ का हो गया है, ऐसा कह सकते हैं आप। उस अवस्था में आपको आनंदमय कोश की प्राप्ति हो जाती है, यानी उस कोश को अनलॉक कर देते हैं, उस लेवल तक आप पहुंच जाते हैं। इस लेवल में आप एक चित्त में स्थिर हो जाते हैं, जिसमें बाकी सभी कोश यानी पीछे वाले सभी कोश अपने आप एक स्थिरता हासिल करने लग जाते हैं। यानी कि यह हमारे जो पंचकोश हैं हमारे हर कार्य के लिए जिम्मेदार होते हैं। यानी अगर हम पंचकोश को अच्छे तरीके से समझ जाएं तो हम किसी भी कार्य को इतनी आसानी से हासिल कर सकते हैं, किसी भी कार्य को इतनी आसानी से कर सकते हैं, और उनमें कब मुझे आनंद आने लगेगा यह भी आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए इन पंचकोशों को सिद्ध करना बहुत ज़रूरी होता है। शरीर में यानी अन्नमय कोश को सिद्ध करने के लिए आसन बताया गया है, प्राणमय कोश को सिद्ध करने के लिए प्राणायाम बताया गया है, मनमय कोश को सिद्ध करने के लिए ध्यान बताया गया है। विज्ञानमय कोश अपने आप सिद्ध हो जाता है जब हम मनमय कोश यानी ध्यान की अवस्था को लंबे समय तक करते रहेंगे, तो हमें ज्ञान की अर्जन अपने आप होने लगेगी, और जब ज्ञान का अर्जन होने लगेगा तो हम उस चित्त में विलीन हो जाएंगे। यानी आपको सिर्फ 3 अनलॉक करने हैं। पहला शरीरमय कोश यानी कि अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश, और तीसरा मनमय कोश। और बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि अगर अन्नमय कोश को अगर सिद्ध कर लिया जाए, यानी अन्नमय कोश को एक जगह स्थिर कर लिया जाए, तो प्राण अपने आप सिद्ध होने लगता है, मनोमय अपने आप सिद्ध होने लगता है, विज्ञान में भी हो जाता है, और चित्त अपने आप स्थिर होने लगता है। हाँ, यह भी सत्य है, मैंने इसे अपनाया है। यानी किसी भी कार्य को करने के लिए अपने शरीर को राजी कर लीजिए, उस कार्य को निरंतर करते जाइए। आप स्वतः रूप से मनोमय, आनंदमय, विज्ञानमय को पार करते हुए इन सभी चीज़ों को समझते हुए चित्त में विलीन हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें अवश्य बताएं। वीडियो पसंद है तो एक लाइक अवश्य करें, वीडियो पसंद नहीं है तो डिसलाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार अवश्य दें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।